सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 4 लेकर के आई हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, CRM का। और ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देख लिया था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रिपेयर करने का, आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लेकर के आने का। और अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप DFCCL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने इंडियन हिस्ट्री एंड DFCCL का हिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मैंने पूरे क्लास 5 समझाया है, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे चुकी हूँ, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए हम क्लास 4 स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मैम रोज रेगुलर कंटिन्यू क्लासेस लीजिए, तो अब पॉसिबल होगा हमारा कंटिन्यू क्लासेस, क्योंकि देखिए टेक्निकल की क्लासेस चल रही थी और मैं चाह रही थी कि एक अच्छा अरेंजमेंट हो जाए व्हाइट बोर्ड का। तो मैंने आप लोगों के लिए पेन टैबलेट परचेज किया है, ताकि हम कंटिन्यू रख सके अपनी क्लासेस और अच्छे से नए नए लेक्चर आप लोगों तक पहुंचा सके। और आप DFCCL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष देना चाहती हूं कि आप लोगों को सिलेक्शन हो, और कम से कम जितने स्टूडेंट या जितने बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं तो जरूर आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो अब आइए क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्लास 1 में हम लोगों ने क्लास 1, 2, 3 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पूरा CRM का, टाइप्स ऑफ CRM हम लोगों ने देखा था। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उस पर भी हम लोगों ने बात की थी, और मॉडल्स हम लोगों ने देखा था CRM का। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं आप पूरा फुल कवर करके जाइए, आप लोगों से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 4। और देखिए ये हमारा चैप्टर 2 होगा। ऑलरेडी चैप्टर 1 जितना भी मैंने लेक्चर लिया है क्लास 1, 2, 3 में, वो हमारा चैप्टर 1 था, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 2 होगा आज का, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, तो ये हमारा वो रिलेशनशिप नहीं है जो नॉर्मल, वो भी है रिलेशनशिप, देखेंगे हम क्या है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेनली देखिए कस्टमर और सप्लायर वाला बात करेंगे रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, फादर मदर का हो सकता है, मदर डॉटर का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम लोगों को पढ़ना है, तो हम यहाँ पर डील करेंगे कस्टमर और सप्लायर का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज रिलेशनशिप, क्या होता है, वाई कंपनी वांट रिलेशनशिप विद कस्टमर, क्यों कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बना करके रखना चाहिए, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कस्टमर रिटेंशन रेट, जिसे हम बोलते हैं CRR। तो आप लोगों से क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा जा रहा है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है जनरली, क्योंकि ऑलरेडी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। CRR कस्टमर रिटेंशन रेट, तो इससे रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर आगे देखिए कस्टमर डिटेक्शन रेट, या फिर इसे हम बोलते हैं चर्न रेट, CHURN रेट। ये देख पा रहे हैं आप, नया वर्ड आप लोगों को लग रहा होगा, देखिए, लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है। जब मैं पढ़ रही थी तो फिर जब मैंने अच्छे से डीप स्टडी किया तो देखा कि कुछ नहीं है, बहुत आसान है और आप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा कस्टमर जर्नी, हम लोग देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ खत्म होती है हमारी पूरे कस्टमर जर्नी। एंड देन हम लोग डील करेंगे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं CLV। और देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने येलो कलर और ये ब्लू कलर में मार्क किया है, वो आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे CRV क्या होता है, कस्टमर रिफरल वैल्यू। उसके बाद हम एक मॉडल होता है जिसे हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट चेन मॉडल। उसके बाद RFM मॉडल से रिलेटेड ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम में DFCCL 2018 एग्जीक्यूटिव OPBD पेपर में आया हुआ है, तो RF का फुल फॉर्म पूछा है, ये हम मॉडल पूरा डिस्कस करेंगे। एंड देन हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और ये हम लोग ये 2 टाइप का आप लोगों को पढ़ना होता है। ट्रिपल बॉटम लाइन, थोड़ा नया नया वर्ड हो सकता है लग रहा होगा, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं आप लोगों को ईजिएस्ट वे में समझाऊंगी सारी चीजें,
ठीक है। और ये हमारा जो इंपॉर्टेंट मैंने येलो कलर से मार्क करके रखा है, बैलेंस स्कोर कार्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए बहुत सारे इंग्लिश जो हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं वो हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मैम इंग्लिश में क्लासेस लीजिए, इंग्लिश में क्लासेस। तो देखिए नोट्स पूरा आप लोगों का इंग्लिश में ही है, सिर्फ मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ वो हिंदी में है, क्योंकि देखिए दोनों लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि बीच बीच में कुछ टर्म यूज कर सकें, ठीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं व्हाट इज अ रिलेशनशिप। तो आप लोगों के अनुसार एक रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले रिलेशनशिप नहीं जो मैं नॉर्मली हम सुनते हैं, रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप, यहाँ पर हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप की बात करेंगे, कस्टमर एंड सप्लायर की, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, कस्टमर सप्लायर से, आपका जो रिलेशनशिप है उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन आया होगा और किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, दी आर टर्म ऑफ CRM। पता ही है कि जो हमारा आर है वो स्टैंड करता है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, इंटरैक्शन होता है टाइम। मेनली अगर किसी भी कस्टमर या सप्लायर के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होगा, ठीक है। इंटरेक्टिव एपिसोड्स होंगे, जैसे जैसे टाइम वक्त बीतता जाता है तो रिलेशनशिप और अच्छे से बनते जाता है और अच्छे से इंटरैक्शन होता है, कस्टमर और सप्लायर एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, कस्टमर रिलेशनशिप इन्वॉल्व इंटरैक्शन ओवर टाइम। A relationship is composed of a series of interactive episode between two parties over the time। देखिए एपिसोड क्या है, कुछ नहीं है। अगर आप वेब सीरीज चलाते हैं, एपिसोड्स देखते हैं, तो उसका क्या होता है, वो टाइम बाउंड होता है। उसका एक बिगिनिंग होगा, शुरू से लेकर के आखिरी भी होगा उसका एपिसोड, तो इसको हम बोलते हैं एपिसोड। और रिलेशनशिप में यही होता है कि एक स्टार्टिंग होती है और फिर एक एंडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को रिलेशनशिप देखेंगे और किस तरीके का कस्टमर और सप्लायर के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप एक एक लाइन आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्लियर होगा आई थिंक। अ रिलेशनशिप इज composed of interactive episode between the two parties over the time, ठीक है। Episodes are the time bound, having a beginning and the end are identifiable, and within a sale representative customer relationship it is often possible to identify a number of episodes such as purchasing। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मान लीजिए अगर आप मेरे कस्टमर हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि उस चीज के बारे में अगर आप हैं, मान लीजिए अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। एक आध पहले आप लोग वीडियो चला करके देखेंगे कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो सारी इंक्वायरी लेंगे, ठीक है। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ या और क्या करती हूँ, तो ये सब चीज़ के बारे में आप पहले देखेंगे, सर्च करेंगे, इंक्वायरी करेंगे प्रोडक्ट, फिर मेकिंग अ सेल कॉल, नेगोशिएटिंग टर्म एंड डीलिंग विद अ कंप्लेंट, ठीक है। तो यही होता है, ये चाहे कुछ भी फील्ड हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, टीचिंग फील्ड हो, सबसे पहले देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर उसको खरीदना है, अगर कस्टमर खरीदना चाहता है तो खरीदने के बाद फिर अगर हम कोई शॉप में जाते हैं खरीदने के लिए सामान, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी पूरी इंक्वायरी लेते हैं। फिर उसके बाद अगर खरीदना चाहेंगे तो उसके बाद हम नेगोशिएट करते हैं। देखिए नेगोशिएट करना या उसका पैसा कम या ज़्यादा करना, फिर एक डील करते हैं, और अगर उससे रिलेटेड कोई आपको कंप्लेन है, प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, तो फिर कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं और उसका फिर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। तो ये एक पूरा क्या है, रिलेशन है कस्टमर के साथ में। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ, अगर आप कोई भी शॉपिंग मॉल से या फिर ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, तो आप लोगों को क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट की पूरी इंक्वायरी देख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कोई ऑफर है, कूपन कोड है, तो वो लगा करके नेगोशिएट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट मंगाते हैं, और अगर कोई कंप्लेन आया तो वापस आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, उसके बाद वो डिस्प्यूट को आपका सॉल्व करता है। तो एक तरीके का ये रिलेशनशिप बन गया, इंटरेक्शन आप लोगों के बीच में बन गया, अमेजॉन और कस्टमर, ठीक है। तो यही होता है आप लोगों का रिलेशनशिप। उसके बाद देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ट्रांजैक्शन क्या होता है मैम, ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्या ट्रांजैक्शन को हम रिलेशनशिप कह सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर गया मान लीजिए कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी शॉप में, और वो 1 कप कॉफ़ी मांगा,
पहली बार गया तो क्या हुआ, उसने कॉफ़ी लिया, कॉफ़ी पी लिया और उसके बाद जितने भी 40 रुपये या 50 रुपये, वैसे तो कॉफ़ी महंगी आती है अगर आप सीसीडी में पियेंगे तो वहाँ पर आपने पेमेंट किया तो उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपने ट्रांजैक्शन किया। लेकिन अगर आप दोबारा अगर बार बार जाते हैं, ठीक है, अगर आप लोग को कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप फिर से जाएंगे और किस तरीके का उनका बिहेवियर है, किस तरीके से कॉफ़ी प्रिपेयर की जाती है और किस तरीके से सर्व किया जाता है और पेमेंट कैसे लेते हैं, सब कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे। और अगर आप दोबारा जाते हैं वहीं जगह पे सेम तो वो उसको आप कह सकते हैं कि एक कस्टमर और एक सप्लायर के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, देखिए, इफ़ द कस्टमर रिटर्न्स रिपीटेडली बिकॉज शी लाइक्स द स्टोर एटमॉस्फियर, द वे द कॉफ़ी इज प्रिपेयर्ड, दिस लुक्स मोर लाइक अ रिलेशनशिप। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो बस इतना ही था रिलेशनशिप का डेफिनेशन। तो देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि रिलेशनशिप क्या होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है कस्टमर और सप्लायर के बीच का, रिलेशनशिप कैसे चेंज होता है, कैसे इवॉल्व होता है, तब जब आगे आप टॉपिक समझेंगे कस्टमर रेफरल वैल्यू का, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का, तब आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर होगी। इसलिए ये सब चीज़ बताना ज़रूरी है। तो अच्छे से सुनिएगा एक एक चीज़। ठीक है, पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी लास्ट में कंपाइल करके, उसकी चिंता आप मत करिए। आप लोगों का मेन टारगेट है एग्जाम को क्रैक करना और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को उसका फिर आउटपुट दिखाना है, रिजल्ट लेकर के आना है, फाइनल में नाम लेकर के आना है। और कमेंट करके सेक्शन में बताइए, कमेंट करके कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, हिस्ट्री कैसा लगा, सब कुछ। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं रिलेशनशिप। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद क्या है कि चेंज विद रिलेशनशिप। तो क्या है हुआ, देखिए, मान लीजिए आप कस्टमर हैं और मैं क्या हूँ, सप्लायर हूँ। तो क्या होता है, रिलेशनशिप हमेशा अच्छी मतलब टाइम के साथ चेंज होते रहता है। ठीक है, अगर अच्छा चल रहा है तो और अच्छा हम करने की कोशिश करते हैं, अगर बिगड़ रहा है तो क्यों बिगड़ रहा है, इस पे देखते हैं। लेकिन रिलेशनशिप वक्त के हिसाब से धीरे धीरे चेंज हो जाता है। कस्टमर और सप्लायर के बीच में अगर मैं बात करूं तो हमेशा ज़रूरी नहीं है, अगर मान लीजिए आप लोग को डिससेटिस्फैक्शन फील होगा, मान लीजिए अगर आप अमेजन से परचेज करते हैं और आप लोगों को कंटिन्यूसली डिससेटिस्फैक्शन फील होता है, तो आप मूव करेंगे फ्लिपकार्ट की तरफ या फिर और मूव करेंगे मिंत्रा की तरफ से, या फिर अगर ग्रॉसरी आइटम खरीदते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप था वो एज यूजुअल नहीं रहा था। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, रिलेशनशिप चेंज ओवर द टाइम, पार्टीज बिकम क्लोजर और मोर डिस्टेंट, इंटरेक्शन बिकम मोर और लेस फ्रिक्वेंट। तो ये भी हो सकता है कि और ज़्यादा अच्छा आप लोगों को प्रोडक्ट लगा, सेटिस्फेक्शन लगा, कस्टमर डिलाइट लगा, तो और भी ज़्यादा आप लोगों का इंटरेक्शन और अच्छे से आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट अच्छी ना लगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आप मेंटेन करने का सोचेंगे कि अब मैं ये वाली शॉप से तो कभी नहीं खरीदूंगा। जैसे हम कपड़े की दुकानों में जाते हैं और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है कोई प्रोडक्ट, तो आप ये सोचते हैं कि डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं ये शॉप से परचेज नहीं करूंगा। ठीक है, और इंटरेक्शन क्या होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो देखिए, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन अभी आने वाले कुछ समय में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे चीज़ें बताऊंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी। तो अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सुनते रहिए क्या चीज़ मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो रिलेशनशिप यही है कि वक्त के हिसाब से मेंटेन करके रखना पड़ता है। कस्टमर और सप्लायर के बीच में प्रोडक्ट हमेशा उन कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइन करना होता है, उनको क्या आवश्यकता है वो देखते हुए, सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं उसके अनुसार। ठीक है, अब जो ड्रॉर थे ये इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 5 जनरल फेज हैं किसके थ्रू विच कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप कैन इवॉल्व। यही चीज़ मैं कह रही थी कि कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप इन 5 फेज से बन सकता है, जैसे कि देखते हैं आगे। फर्स्ट अवेयरनेस, सेकेंड एक्सप्लोरेशन, थर्ड एक्सपेंशन, फोर्थ कमिटमेंट एंड फिफ्थ डिसोल्यूशन। ठीक है, अब आइए एक एक करके हम फटाफट देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं।
अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस का मतलब कुछ नहीं है। अवेयरनेस यानी कि कस्टमर और सप्लायर एक दूसरे के बारे में नॉलेज उनको रह सके, एक्सचेंज कर सके अपने व्यूज। तो अवेयरनेस इज व्हेन ईच पार्टी कम्स टू द अटेंशन ऑफ अदर एज अ पॉसिबल एक्सचेंज पार्टनर। यानी कि एक्सचेंज हो रहा है, व्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं, आप लोगों के प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। व्यूज पूरे कस्टमर के बारे में जानना कि उनको क्या पसंद है, कितने रेट का वो खरीदना पसंद करते हैं, पास्ट उनकी हिस्ट्री क्या थी, उसके हिसाब से वो आगे क्या परचेज कर सकते हैं, किस टाइप के कस्टमर है, किस एज ग्रुप के कस्टमर है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर और सप्लायर के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप कर देती है, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन इज अ पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग विच पार्टी एक्सप्लोर ईच अदर कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। सम ट्रायल परचेजिंग में टेक प्लेस। इफ द ट्रायल इज अनसक्सेसफुल देन रिलेशनशिप कैन बी टर्मिनेटेड विथ फ्यू कॉस्ट। इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसका ट्रायल वर्जन आप लोगों को मिलता है 7 डेज फ्री ट्रायल या 14 डेज फ्री ट्रायल। तो उसमें जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो आप लोगों के बारे में जान लेती है, कई सारी चीज़ें, आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास रहता है, आप क्या करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन वो कैरी करते हैं और ईमेल आईडी के ज़रिए भी आप लोगों को नए नए ऑफर्स बताते रहते हैं कि अब आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, इतने रुपए का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो ये होता है एक्सप्लोरेशन। और आप भी क्या करेंगे, आप तो सबसे पहले उसका इंक्वायरी करेंगे कि ये सच में सॉफ्टवेयर अच्छा है कि नहीं, लेने लायक है कि नहीं। अगर आपको कोई फ्रेंड परचेज किया हुआ है तो आप उससे थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप लोग का पूरा एक्सप्लोरेशन पार्ट है ये। और अगर ट्रायल अच्छा ना रहा, इफ द ट्रायल इज अनसक्सेसफुल देन रिलेशन कैन बी टर्मिनेटेड विथ फ्यू कॉस्ट। तो आप सोचेंगे कि बिल्कुल सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है इस चीज़ का, वहीं पर समाप्त कर देंगे जो भी आपने फ्री ट्रायल लिया हुआ है। और अगर बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, एक्सप्लोर आपने अच्छे से किया है, लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप क्या करेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन कुछ नहीं है, वही है ट्रांजैक्शन होने जब लगता है, प्रोडक्ट आप खरीदने लगते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदने लगते हैं, तो उसी चीज को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। इट इज द फेज इन विच देयर इज इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस, द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एंड ट्रस्ट बिगिन टू डेवलप, ठीक है। एक ट्रस्ट वर्दिनेस हो जाता है, ट्रस्ट डेवलप होने लगता है कस्टमर और सप्लायर के बीच में। एंड फोर्थ वन इज द कमिटमेंट। कमिटमेंट ये होता है कि अब आप एक दूसरे को म्यूचुअली समझ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, मतलब कस्टमर क्या चाहते हैं, और एक दूसरे को समझ करके फिर आप परचेजिंग शुरू करते हैं। और जब जब आपको परचेज करना है, आप हमेशा उसी सप्लायर से परचेज करना चाहेंगे। तो अगर आप ऑटोमेटेड परचेसिंग प्रोसेस इज अ प्योर साइन ऑफ कमिटमेंट। अगर आप हमेशा वहीं से खरीदते हैं, दिमाग में हमेशा आपको फर्स्ट टाइम वही याद आता है, तो ये एक क्या हो जाएगा, कमिटमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए कमिटमेंट फेस ये हम लोगों ने देख लिया है। और लास्ट में आता है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन का मतलब यही है कि एंड कर देना किसी भी स्टेज पे, जो अगर आपने कमिटमेंट किया है उसको। तो डिसोल्यूशन नॉट ऑन, इसका ये मतलब है नॉट ऑल रिलेशनशिप विल रीच द कमिटमेंट फेज, मेड मैनी ऑफ द टर्मिनेट बिफोर द स्टेज। तो डिसोल्यूशन का मतलब यही है कि अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है प्रोडक्ट, तो आप उसी समय उस डील को या फिर उस ऑफर को इनकार कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो यही हमारा क्या था, ये हमारा 5 फेज था थ्रू विच द कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप कैन इवॉल्व। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ कुछ टर्म मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करूंगी, इंपॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट, ये देखिए, अगर एक सप्लायर और एक कस्टमर के बीच में, यानी कि अगर एक कंपनी है उसको अपने कस्टमर को खींच करके रखना है, मतलब कि हमेशा आपसे ही वो प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक ट्रस्ट चाहिए होता है, कि ट्रस्ट बना करके रखना होता है, कि आप इतना ट्रस्ट बना लीजिए कि वो कस्टमर आपके अलावा कहीं से भी परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट इज फोकस्ड, वन पार्टी में ट्रस्ट अदर्स पार्टी। तो ट्रस्ट बहुत ही जरूरी होता है, देख लीजिए रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कस्टमर का हो या फिर किसी भी बिजनेस में हो, हमेशा ट्रस्ट वर्दीनेस चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगेगा सामने वाला पर्सन अगर ट्रस्ट वर्दीनेस है, अगर रखता है, भरोसेमंद है, तभी आप उससे सामान खरीदना
चाहेंगे, क्योंकि देखिए मेन जो हम लोग सुनते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, तो उसके अलावा भी बहुत सारे शॉपिंग है, जो ई कॉमर्स वाले वेबसाइट्स हैं, लेकिन आप नहीं जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट नहीं है कि समय पे प्रोडक्ट आएगा कि नहीं, सही पैसे हैं कि नहीं, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी कि नहीं, वापस करने जब जाएंगे तो वो लेंगे कि नहीं वापस। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ट्रस्ट, ठीक है, भरोसा। तो इसमें क्या होता है, 3-4 वर्ड है, देख लीजिए। बेनीवोलेंस मतलब ये है कि अ बिलीव दैट वन पार्टी एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर, यानी कि जो हमारा कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर के बारे में सोच रहा है, ठीक है, इसी चीज को और सोच रहा है, यानी कि एक ट्रस्ट है, ठीक है। ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो ये जरूरी है, जैसे मान लीजिए मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को शिक्षा दे रही हूँ, आप लोगों को मटेरियल दे रही हूँ, फ्री वीडियो लेक्चर्स दे रही हूँ, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि मैं आप लोगों के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है। तो एक ट्रस्ट है, आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, ठीक है। तो यही चीज है बेनीवोलेंस। फिर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यही है कि क्रेडिबल होना चाहिए वो पर्सन, ठीक है। फिर अगर मैं मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि अभी 3-4 लेक्चर दे करके अभी फ्री में लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर, उसके बाद अगर मैं पेड कर देती हूँ तो आपका ट्रस्ट वर्दीनेस देखिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस का मतलब यही है कि जो अदर पार्टी है, आई बिलीव दैट अदर पार्टी हैज द नेसेसरी एक्सपर्टीज टू परफॉर्म एज रिक्वायर्ड। तो आप लोगों के अनुसार में कॉम्पिटेंस यही है कि सामने वाला पर्सन को कितना कॉम्पिटेंट है, कितनी नॉलेज है, कितना अच्छा वो क्वालिफिकेशन है उनकी, कितना अच्छा वो परफॉर्म कर पा रहा है। वैसे ही कस्टमर और सप्लायर के बीच में भी होता है, ठीक है। तो कस्टमर हमेशा चेक करता है, अगर मैं किसी चीज से परचेज कर रहा हूँ या किसी कंपनी से जुड़ रहा हूँ तो वो ट्रस्ट वर्दीनेस है कि नहीं, ऑनेस्टी उनमें है या नहीं, कॉम्पिटेंस है या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज देखना बहुत जरूरी होता है। और किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी मान लीजिए कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रस्ट बहुत जरूरी है, कहीं वो पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। इस तरीके का ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कस्टमर और सप्लायर के बीच में। अगर दोनों, व्हेन म्यूचुअल ट्रस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर, बोथ आर मोटिवेटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, और अगर ट्रस्ट नहीं हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती है, जैसे कि आप सब जानते हैं। फिर कोई भी एक क्लियर कट सोल्यूशन नहीं होगा, क्लियर फाउंडेशन नहीं होगा, बेस मजबूत होना चाहिए, और उस बोलते हैं नींव मजबूत होनी चाहिए, और उस नींव के लिए क्या होना चाहिए, भरोसा, विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो यही चीज होता है कस्टमर और सप्लायर के बीच में भी। फिर आता है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। कमिटमेंट का ये मतलब है कि अगर कोई कंपनी बोली है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, तो एक्चुअल वो ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, उनमें वो क्वालिटी होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए यही चीज होता है कि कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आइए हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, हो सकता है ये बहुत चीजें आप लोगों को थ्योरेटिकल लग रही होगी कि मैम ये क्या बता रहे हैं, ट्रस्ट, कमिटमेंट, ये सब एग्जाम में आएगा क्या। देखिए, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन क्या चीज आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो बने रहिएगा, लाइक करते रहिए सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। देखिए, जितना भी मैं बता रही हूँ ये बहुत डीप स्टडी के बाद मैं बताती हूँ, क्वेश्चन को एनालाइज करके आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो इस चीज का आप फायदा उठाइए, ठीक है। सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए, और कमेंट करते रहिए जो भी आप लोगों को परेशानी है या जो भी आप लोगों को दिक्कत है। अगर टेस्ट आप दे रहे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं या कितने नंबर आ रहे हैं, आप कमेंट करिए जरूर। मैं कमेंट का रिप्लाई हमेशा देने की कोशिश करती हूँ आप सभी लोगों को। तो देखिए, अब वाई कंपनी वांट रिलेशनशिप विद कस्टमर, कस्टमर के साथ कंपनी क्यों रिलेशनशिप रखना चाहती है, ठीक है, कि एक अच्छा रिलेशनशिप हो, एक अच्छी बॉन्डिंग हो दोनों के बीच में, कस्टमर और सप्लायर के बीच में। ये हमेशा होता है, कंपनी हमेशा चाहती है इकोनॉमिक, यानी कि फाइनेंशियल देखती है। अगर वो कस्टमर प्रॉफिट आपको दिला रहा है तो वो कस्टमर को कभी नहीं छोड़ेंगी,
ठीक है। अगर आपका वो बहुत अच्छा कस्टमर है, पुराना कस्टमर है, तो हमेशा ज़्यादा उन पे ही फोकस किया जाता है, क्योंकि उनका पूरा रूटीन मालूम रहता है कि कितने का परचेजिंग करते हैं, किस टाइप का बिहेवियर करते हैं, ठीक है, कितना फ्रिक्वेंट परचेज करते हैं। और अगर नया कस्टमर है तो पहले उनके बारे में पूरा डीप स्टडी की जाती है, ठीक है। अब आ जाता है, देख लीजिए, कंपनी जनरेट बेटर रिजल्ट व्हेन दे मैनेज देयर कस्टमर in order to identify, acquire, satisfy and retain profitable customer। जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि सेटिस्फाई कर सके कस्टमर को, और जो प्रॉफिटेबल है उनके लिए, जो कंपनी को फ़ायदा करते हैं, उन पे वो अच्छे से अच्छा कमांड रख सके, अच्छे से अच्छा ध्यान दे सके। और यही होती है, दिस ऑल आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ CRM स्ट्रेटेजी। समझ में आया आप लोगों को? आई थिंक अगर समझ में आया तो बताइए, लाइक करिए और बताइए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है सेशन। और मैं गारंटी देती हूँ कि जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप पूरा वीडियो अच्छे से देखा करिए और आप लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि मोस्ट लास्टली जो इम्पोर्टेंट होता है वो आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो कई बच्चे मैसेज करते हैं, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आपके हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL से हम लोगों ने लेक्चर देखा और आपके लेक्चर से क्वेश्चन जितने आए थे वो बने। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी और प्राउड महसूस होता है कि अगर मैंने कोई इनपुट दिया है तो उस चीज़ का आउटपुट मिल रहा है और वो आउटपुट आपके रिजल्ट के टर्म में दिखेगा। और देखिएगा, जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि जितने कंटेंट मैं प्रोवाइड की थी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, ठीक है। तो हमसे जुड़ने का मौका आप लोगों को मिलेगा। अब आइए हम देख लेते हैं इम्प्रूविंग कस्टमर रिटेंशन रेट, ठीक है। अब देखिए, ये कहाँ से इसको हम कनेक्ट करें। अभी मैं इतने देर से यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कस्टमर अगर हैं आपके लॉन्ग टर्म, कोई पुराने कस्टमर हैं, तो उन कुछ स्ट्रेटेजी होती है कंपनी की, उसको कैसे लॉन्ग टर्म में चेंज कर सके। अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए फर्नीचर है, तो फर्नीचर अगर आप किसी भी दुकान से खरीदने जा रहे हैं तो वो इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छे बात करने का तरीका उनका होता है कि हमेशा आप हमेशा उन्हीं से प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मान लीजिए प्राइस में इधर उधर अंतर है, दूसरी दुकानों में कम भी है, लेकिन आप हमेशा उनसे परचेज करना चाहेंगे। या फिर अगर कोई ज्वेलरी की शॉप है तो एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन जाती है कि आप हमेशा वहीं से परचेज करना चाहेंगे। तो इसको बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कस्टमर को रोक करके रखना, हमेशा अपने तरफ रखना, रोक करके रखना कितने कस्टमर हैं। तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कस्टमर रिटेंशन रेट क्या होता है, इसे हम बोलते हैं CRR। तो एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि कस्टमर रिटेंशन रेट, आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ सकता है आपके DFC के पेपर में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आप फुल फॉर्म याद करें, और बहुत सारा फुल फॉर्म मैं लिखी हुई हूँ, तो ये पूरा आप जब PDF पढ़ेंगे तब आप लोगों को जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, इम्प्रूविंग कस्टमर रिटेंशन रेट हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कस्टमर बेस, ठीक है। कस्टमर बेस, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रिटेन करके रखें, वही चीज़ को हम बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। और अभी कस्टमर रिटेंशन रेट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब आइए देख लेते हैं कस्टमर रिटेंशन रेट क्या होता है। Customer retention rate measures the number of customer a company retains over a given period of time। यानी कि एक given period of time में, यानी कि मान लीजिए अगर मैं डेटा लेती हूँ 1 साल का एक कंपनी का, तो उसमें कितने कस्टमर 1 साल तक जुड़े रहे हैं अच्छे तरीके से, उसी को बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन रेट। अभी फिलहाल आप इतना समझिए, मैं फॉर्मूले के हिसाब से और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ कंपनीज एग्जिस्टिंग कस्टमर हु रिमेन लॉयल विद इन दैट टाइम फ्रेम, ठीक है। उस टाइम ड्यूरेशन में कितने ऐसे कस्टमर हैं जो लॉयल हैं, ठीक है, आपके लॉयल कस्टमर हैं, टिके हुए हैं आप लोगों के साथ, कंपनी के साथ, उसी को बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन रेट। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, उसके स्टार्टिंग में 100 कस्टमर है, ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद क्या हो जाते हैं, 20 कस्टमर लूज हो जाते हैं।
तो उसके कस्टमर रिटेंशन रेट कितना होगा। देखिए 100 में से 20 चले गए हैं तो 80 लोग बचे, तो 80%। अगर परसेंट निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, या फिर मैं सिंपल कहूंगी 0.8। तो 80% रिटेंशन है, यानी कि 80% लोगों को वो रिटेन करके रखा है, लेकिन 20% वो लूज कर दिया है। जैसे यूट्यूब में कहते हैं सब्सक्राइबर। तो मान लीजिए पहले 100 सब्सक्राइबर थे, कंटेंट अच्छा नहीं हुआ या रेगुलर नहीं हुई क्लासेस, ठीक है, मैं लेकर के आऊंगी, चिंता मत करिए। तो मान लीजिए 100 कस्टमर पहले थे, 100 सब्सक्राइबर पहले थे, फिर कुछ महीने बाद 20 सब्सक्राइबर चले गए, तो बच्चे कितने, 80। और स्टार्टिंग में कितने, 100 थे, तो 80 अपॉन में 100 इंटू 100, 80%। तो कस्टमर रिटेंशन रेशियो 80% हुआ। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। सॉरी। उसके बाद देखिए कस्टमर रिटेंशन रेट का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ, हाईलाइट किया है, देख लीजिए पिंक कलर से, ठीक है। तो ये क्या है, EC माइनस NC अपॉन में SC इंटू 100। थोड़ा सा आप लोगों को ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, EC माइनस NC अपॉन में SC इंटू 100। अब आप सोच रहे हैं कि ये EC क्या चीज है, ठीक है। EC क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर एट द एंड ऑफ अ पीरियड। किसी भी एक पीरियड में कितने कस्टमर लास्ट में हैं, बचे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर एट द एंड ऑफ अ पीरियड। NC क्या है, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर ड्यूरिंग दैट पीरियड, नए कितने कस्टमर आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड SC क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर एट द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड, स्टार्टिंग में कितने थे। तो E क्या है, एंड में कितने बचे हैं। N क्या है, नए कितने कस्टमर हुए, और SC क्या है, स्टार्टिंग में कितने हैं, ठीक है। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई एक मोबाइल गेम है, या फिर कोई कंपनी है जो मोबाइल गेम कोई ऐप है और आप लोग उसको खेलते हैं, ठीक है। वो कंपनी के पास स्टार्टिंग में मान लीजिए 1000 प्लेयर थे, ठीक है। और फिर क्या है, 500 न्यू प्लेयर और आए, ठीक है। और 200 लोग क्या कर दिए, गेम खेलना बंद कर दिए। समझ में आया। तो 1000 वैसे कस्टमर हो गए स्टार्टिंग में, 500 लोग और ऐड हो गए, ठीक है। और माइनस कितने लोग हुए, 200 लोग स्टॉप कर दिए खेलना, ठीक है। तो अब बचे कितने, देख लीजिए 1500 माइनस 200, 1300 अभी कस्टमर बचे हुए एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहाँ से 1300 अपॉन में 1300 माइनस 500 इंटू अपॉन में, देख लीजिए एक बार स्क्रीन में, 1300 माइनस 500 अपॉन में 1000 इंटू 100 करेंगे तो 80% आएगा। ये आप निकाल करके देखिए। ये एग्जांपल जस्ट मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि क्या होता है रिटेंशन रेट। आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाए। जैसे न्यूमेरिकल आया हुआ है तो सिंपल आप लोगों को वन लाइनर में देंगे कि इतने नए कस्टमर थे, इतने पुराने कस्टमर थे, इतने लोग ऐड हुए, इतने रिमूव हुए हैं, तो बताइए कस्टमर रिटेंशन रेट कितना होता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, एक बार फिर से आप देख लीजिए। 1000 स्टार्टिंग में थे, 500 नए प्लेयर हुए हैं, 200 लोग स्टॉप कर दिए हैं खेलना, तो एट द एंड ऑफ पीरियड 1300 लोग बचे, ठीक है। 1500 माइनस 200। फिर अगर आप लोगों को रिटेंशन रेट निकालना है तो फॉर्मूला मैंने बताया है, EC माइनस NC अपॉन SC इंटू 100, 80% है। तो कंपनी है वो क्या कर रहा है, 80% अपने कस्टमर को रिटेन करके रख रहा है और 20 कस्टमर लूज हो जा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन रेट। अब आता है चर्न रेट। तो नाम थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आप लोगों को। चर्न रेट क्या होता है, जस्ट क्या होता है, इनवर्स होता है कस्टमर रिटेंशन रेट का। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि चर्न रेट इसके लिए कितना होगा, इनवर्स, यानी कि मान लीजिए 100% टोटल होता है तो 80% रिटेन करके रखे हैं, 20% क्या हुए, 20% लोग बाहर हो गए हैं, कंपनी को छोड़ दिए या फिर अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, तो उसी को बोलते हैं चर्न रेट, ठीक है। अब पढ़िए आप एक बार। चर्न रेट इज द अमाउंट ऑफ कस्टमर और सब्सक्राइबर हु कट टाइज विथ योर सर्विस और कंपनी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। जिन्होंने आपकी कंपनी छोड़ दी है, आपका ऐप, अगर कोई ऐप चला रहा है तो वो ऐप को अनइंस्टॉल कर दिए हैं, अगर कोई सब्सक्राइबर है तो वो अनसब्सक्राइब कर दिया है किसी भी एक गिवन ड्यूरेशन में, तो
तो इसी को बोलते हैं चर्न रेट। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख लीजिए यहाँ पर फिर से एक मैंने टर्म लिखा हुआ है, कस्टमर चर्न रेट इज द परसेंटेज ऑफ योर कस्टमर और सब्सक्राइबर हु कैंसल और हु डू नॉट रिन्यू देयर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड सच एज अ मंथ और अ ईयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, चर्न रेट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ एट्रिशन। तो आप लोगों के इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि चर्न रेट को और क्या कहते हैं, रेट ऑफ एट्रिशन कहते हैं, कस्टमर डिफेक्शन रेट कहते हैं। ठीक है, इज द परसेंटेज ऑफ यूजर हु स्टॉप यूजिंग सर्विस विद इन अ गिवन पीरियड। जैसे कई बार हमारे मोबाइल में ऐप्स आते रहता है, तो हम ऐप को क्या करते हैं, पहले डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, अगर उसके बाद अब वो अच्छा नहीं लगा तो क्या कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी सर्विस को आप स्टॉप कर दे रहे हैं यूज करना, तो उसी को बोलते हैं चर्न रेट, और या फिर रेट ऑफ एट्रिशन या फिर कस्टमर डिफेक्शन रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार आपसे पूछ सके। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने समझाया, इफ द कस्टमर रिटेंशन रेट इज 0.8, अगर 0.8 है तो चर्न रेट कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर दीजिए तो 0.2 हो जाएगा। या फिर अगर 80% था तो 100 में से माइनस कर दीजिए 20% है, मीनिंग सेम है। ठीक है, अब आइए सर्वाइवल रेट देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में सर्वाइवल रेट कैलकुलेट करने को पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर सर्वाइवल रेट क्या होता है, सर्वाइवल मतलब टिके रहना। अगर कोई आप ऐप यूज कर रहे हैं तो लंबे समय तक आप उस ऐप को यूज करते हैं। तो सर्वाइवल रेट इज द परसेंटेज ऑफ द कस्टमर दैट स्टेड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। रुके हुए, स्टे मतलब रुकना, तो इज अ परसेंटेज ऑफ कस्टमर दैट स्टे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ये निकालते कैसे हैं देख लीजिए, ये निकालते हैं जब आप 100% में से चर्न रेट को माइनस करेंगे। देख लीजिए, जब आप 100% में से चर्न रेट को माइनस करेंगे तब आप लोगों का आएगा सर्वाइवल रेट। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब मैं सिंपल लैंग्वेज बता रही हूँ। रिटेंशन मतलब रुके रहना कंपनी में, या फिर कोई प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कस्टमर को रिटेन करके रखना। चर्न मतलब उस चीज को, सर्विस को कट कर देना, या फिर अगर ऐप है तो ऐप को अनइंस्टॉल कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। सर्वाइवल रेट मतलब फिर से रुके रहना, स्टे रहना। और 100% में से जब आप चर्न रेट माइनस करेंगे तो सर्वाइवल रेट निकलेगा। अब आता है क्वेश्चन, देख लीजिए, सीआरएम सिस्टम, ये आप लोगों को एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी 2018 का क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट नहीं किए थे, और जो मैंने रिस्पॉन्स शीट देखा था उसमें भी वो स्टूडेंट नहीं किए थे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और तुक्का इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं मारा जा सकता है। तो इसीलिए कह रही हूँ, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मेहनत है और उस मेहनत को क्या करिए, सफल बनाइए। और सफल कैसे हो सकते हैं, जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आप लोग अच्छे अच्छे लेक्चर देख करके सिलेक्शन लेंगे, तो उससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन अप हो जाएगा और आप लोगों का मोटिवेशन अप होगा ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। इन CRM system, if the hypothetical retention rate is 1, ये 1.0 है, यानी कि सिंपल 1, the survival rate at the end of 3rd year, मतलब ये है कि अगर रिटेंशन रेट मान लीजिए 1 है, अगर रिटेंशन रेट मान लीजिए 1 है, इसका मतलब 100% है। अगर कोई भी चीज 1 रहने का मतलब होता है 100%। अगर रिटेंशन रेट 100% है तो मुझे ये बताइए कि चर्न रेट कितना होगा, 0% होगा, क्योंकि अगर सब कस्टमर रिटेन किए हैं, रुके हुए हैं, 100% है, तो चर्न रेट 0 है। therefore the survival rate is 100% minus 0%। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, ये 100% माइनस 0% इक्वल टू 100% या फिर 1। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1 और 1.0। तो अब क्या हो सकता है, अब इस साल आप लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा चेंज कर सकता है, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, थ्योरी बिल्कुल सेम रहेगी, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ हो जाएगा, डेटा में चेंज हो जाएगा।
तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा अच्छे से नोट करिए। इसीलिए देखिए, अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, बता दूं रिटेंशन रेट ये है, चर्न रेट ये है, आप सर्वाइवल रेट निकाल दीजिए, ऐसे कभी भी आप याद नहीं रख सकते। इसलिए थोड़ा सा थ्योरी आप लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर चर्न रेट का बड़े बड़े से मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर से अगर चाहेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। यूजर एट द बिगनिंग ऑफ पीरियड माइनस यूजर एट द एंड ऑफ पीरियड अपॉन में यूजर एट द बिगनिंग ऑफ पीरियड इक्वल टू चर्न रेट। सो दिस फॉर्मूला पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लोग को क्या करेगा, आप लोग को टर्म में दे देगा, डेटा दे देगा, आप लोग को चर्न रेट निकालने पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और देख लीजिए, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अगर मान लीजिए कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों के पास 600 यूजर हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ यू हैव 400 यूजर, अगर 400 यूजर हैं, तो यहाँ से अगर आपको चर्न रेट निकालना है या फिर डिफेक्शन रेट निकालना पड़े तो क्या करेंगे हम, 600 माइनस 400 अपॉन में 600, 600 माइनस 400 अपॉन में 600 इक्वल टू 33.33% चर्न रेट। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। ये फॉर्मूला में बस हम लोगों ने यूज किया है, रखा है और चर्न रेट कैलकुलेट किया। तो इसी टाइप का आप लोगों को न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है। अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, अदरवाइज सिर्फ थ्योरेटिकल भी बन सकता है। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए कुछ टर्मिनोलॉजीज मुझे और दिखी जो आप लोगों को बतानी चाहिए। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी निकल के आ रही है, टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है कि जितने भी समय तक आप लोग कस्टमर बने हुए हैं, टिके हुए हैं, उसको बोलते हैं टेन्योर। यानी कि अगर आप जॉब में जाते हैं मान लीजिए, तो वहाँ पर कोई एक स्टेटमेंट लिखा रहता है कि अगर कोई भी मिसबिहेव हुआ या फिर अगर कुछ भी हुआ तो आप लोगों का क्या है, टेन्योर समाप्त कर दिया जाएगा। इस टाइप का आप लोग के नोटिफिकेशन में बहुत बार लिखा रहता है। तो वही चीज है यहाँ पर। टेन्योर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ टाइम अ कस्टमर रिमेन्स अ कस्टमर। ठीक है, कितने समय तक वो आपका कस्टमर है, इस चीज को बोलते हैं टेन्योर। टेन्योर मतलब आप लोगों की समय को बताता है कि कितने समय तक आप एक कंपनी में टिके हुए हैं या फिर आपका कोई कस्टमर टिका हुआ है। और मैनेजिंग कस्टमर रिटेंशन, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, एंड टेन्योर इंटेलिजेंटली जनरेट 2 बेनिफिट्स फॉर द कंपनी। अगर मान लीजिए कस्टमर रुके हैं, रिटेंशन, टेन्योर भी है, काफ़ी समय तक अगर वो कंपनी में टिके होते हैं तो उससे क्या होता है, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है और बेटर कस्टमर इनसाइट। कस्टमर इनसाइट का मतलब वही है, कस्टमर को डिलाइट होना चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए एक एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हैं तो कैसे मार्केटिंग कॉस्ट कम हो सकता है। रिड्यूस्ड मार्केटिंग कॉस्ट, तो इम्प्रूविंग कस्टमर रिटेंशन रिड्यूसेस अ कंपनीज मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट कम कर सकता है अगर कस्टमर रुका हुआ है, अगर आपकी कंपनी में, या फिर कस्टमर है जो हमेशा आपसे परचेस करता है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो सकता है, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो सकती है और बेटर कस्टमर इनसाइट। ठीक है, क्योंकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाता है कंपनी कस्टमर के बारे में कि उनकी रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन क्या है, किस टाइप का वो प्रोडक्ट चाह रहे हैं, सब कुछ एक सप्लायर उनके लिए सप्लाई करता है। तो कस्टमर ऑल्सो कम टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सप्लायर कैन डू फॉर देम। ठीक है, समझ में आया। फिर यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए, सप्लायर्स आर बेटर प्लेस्ड टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, सेलिंग मोर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द रिटेन कस्टमर। और वो चाहेंगे, अगर कोई आपका कस्टमर टिका हुआ है बहुत सालों साल तक, और मान लीजिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती जाती है, कई बार अगर मान लीजिए हमारे जो माता पिता हैं, सेम हम भी उसी शॉप से परचेज करना पसंद करते हैं, तो ये क्या होता है, कस्टमर को रिटेन करके रखना अपने पास और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रोडक्ट सेल करना, ताकि कस्टमर से मैक्सिमम प्रॉफिट वो कमा सके। ठीक है, और यहाँ पर जो ड्रॉअर मॉडल आपको दिख रहा है, ड्रॉअर मॉडल, यहाँ पर इन्होंने कहा था, नॉट एवरी कस्टमर progresses uniformly along the path from never a customer to always a customer.
हर लोग के साथ नहीं होता है, कुछ कुछ कस्टमर ही होते हैं इम्पॉर्टेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। अदरवाइज कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो आज यहाँ खरीदारी किए, कल वहाँ खरीदारी किए, परसों वहाँ खरीदारी किए। जैसे राशन वाशन की दुकान भी होती है, सालों साल तक एक ही दुकान से राशन खरीदना पसंद करते थे हम। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मॉल्स हो गए हैं, बिग बाजार हो गए हैं, रिलायंस मार्ट हो गया है, डी मार्ट हो गया है, इजी डे हो गया है, तो बहुत सारे फिर कस्टमर उनके क्या हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। ठीक है। एंड सम में हैव अ लॉन्ग मेच्योरिटी फेज, लॉयल कस्टमर जिसे हम बोलते हैं, एंड सम अदर हैव शॉर्टर लाइफ। ठीक है। तो यही है जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, वही लिखा हुआ है। अब देख लीजिए एक बार कस्टमर जर्नी कैसी होती है। ठीक है। जैसे कि कस्टमर, इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था मॉडल ड्रॉर इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने कस्टमर का पूरा जर्नी बताया है कि किस टाइप के कस्टमर है और होने चाहिए। सबसे पहले सस्पेक्ट, सबसे पहला जो टर्म आता है सस्पेक्ट, स्क्रीन में आप देखिए। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डज द पोटेंशियल कस्टमर फिट योर टारगेट मार्केट प्रोफाइल। अगर कोई कंपनी है तो सबसे पहले वो देखेगी, सस्पेक्ट करेगी, आप लोगों के बारे में थोड़ा सा जानेगी, कस्टमर के बारे में जानेगी कि क्या आप लोगों को टारगेट करना चाहिए, आप इस प्रोफाइल के लायक हैं। तो यही चीज़ आती है उनके दिमाग में, डज द कस्टमर फिट योर टारगेट मार्केट प्रोफाइल। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोस्पेक्ट, द कस्टमर फिट्स द टारगेट मार्केट प्रोफाइल एंड इज बीइंग अप्रोच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आप लोगों मतलब कस्टमर पहली बार उस कंपनी में गए और या फिर उस दुकान में, शॉप में गए और परचेजिंग शुरू किए। तो वही लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम कस्टमर। वैसे भी अगर कोई दुकान है मान लीजिए, तो पहली बार स्टार्टिंग में जब जाते हैं तो आप फर्स्ट टाइम कस्टमर रहते हैं, फिर दूसरी बार तीसरी बार रिपीटेड हो जाते हैं। तो कस्टमर मेक्स अ फर्स्ट परचेज। ठीक है। तो हम लोग को हमारे लाइफ में भी डे टू डे होता रहता है। जैसे कोई शॉप में चले गए और वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, मान लीजिए मेकअप के सामान है और बहुत अच्छे अच्छे यूज़ कर रहे हैं लड़कियों के लिए, या फिर कोई कपड़े की दुकान है, अगर अच्छा अच्छा आप लोग को प्रोडक्ट दिखा रही हैं, कपड़े दिखा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पहली बार परचेज करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं आपने। The customer makes additional purchase and your offer plays a minor role in the customer portfolio. तो धीरे धीरे क्या है, रिपीटेड कस्टमर बनते गए, एक बार गए फिर दूसरी बार खरीदारी किए, फिर ऐसे करते करते आप क्या हो जाते हैं, मेजॉरिटी कस्टमर बन जाते हैं। द कस्टमर सेलेक्ट योर कंपनी एज अ सप्लायर ऑफ चॉइस एंड यू ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द कस्टमर पोर्टफोलियो। अब आप लोगों का एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है। क्योंकि अब वो कंपनी क्या आपके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगी और फिर आप बन जाएंगे एक लॉयल कस्टमर। द कस्टमर इज रेजिस्टेंट टू स्विचिंग सप्लायर, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड टू योर कंपनी और ऑफर। एंड देन एडवोकेट, एडवोकेट ये लास्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए। द कस्टमर जनरेट एडिशनल रेफरल डॉलर थ्रू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। लास्ट में क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, आप फर्स्ट कस्टमर बनते हैं, फिर अगर अच्छा लगता है तो दोबारा आते हैं, चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, फिर आप क्या करते हैं, मेजॉरिटी कस्टमर बनते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू करते हैं, उससे पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद आप बन जाते हैं लॉयल कस्टमर। ठीक है। तो लॉयल कस्टमर आई थिंक आप सभी लोग बन चुके हैं। आप लोगों के सपोर्ट से इतने सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। फिर आप बन जाते हैं एडवोकेट। एडवोकेट कस्टमर का मतलब है कि आप अपने मुंह से बहुत ही ज़्यादा तारीफ करें कि हाँ ज़बरदस्त, शानदार लगा ये सब चीज़ें, और फिर आप क्या करना सोचते हैं कि आप रिफ़र करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, या फिर अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप उनको रिफ़र करेंगे, अपनी खुशी जाहिर करके शेयर कर देंगे कि हाँ ये मैडम के लेक्चर है, आप इनको देखा करिए, बहुत अच्छा इनके लेक्चर होते हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप जिस भी टीचर को लाइक करते हैं तो उनके साथ आप ऐसा ही करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये इनसे मैंने अपने प्रिपरेशन किया था, आप भी इनसे पढ़िए। सिमिलरली अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं तो ये प्रोडक्ट ये मैंने इस जगह से खरीदे, आप उसे वहाँ से खरीदिए, तो ये हो जाता है रिफरल। ठीक है। अब आ जाता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं CLV। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसका
फुल फॉर्म याद कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है आप लोगों से इस साल पूछ दिया जाए। अब कस्टमर लाइफ टाइम क्या है? लाइफ टाइम का मतलब यही है कि टिके रहना, किसी भी कस्टमर को टिकाए रखना, मतलब कि उसे इतने अच्छे से डील करना कि वो हमेशा बस आपका होकर के रह जाए। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज अ मेजर ऑफ कस्टमर्स प्रॉफिट जनरेशन फॉर द कंपनी। किसी कंपनी के लिए कस्टमर कितना अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है उससे रिटेंशन करके, इसी चीज को हम बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। नाम से ही समझ में क्लियर होगा आप लोगों को। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज द प्रेजेंट डे वैल्यू ऑफ ऑल नेट मार्जिन अर्न फ्रॉम अ रिलेशनशिप विद अ कस्टमर। ठीक है, एक कस्टमर से एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना लाइफ टाइम, जब तक जब बहुत सारे प्रॉफिट उस कंपनी को दे ना दे, इस चीज को बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ये 100% गारंटी देती हूँ कि फ्री में आप लोगों को इतना अच्छा लेक्चर कंटेंट नहीं कोई प्रोवाइड करेगा, तो इस चीज़ का फिर से कहूँगी फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, CLV का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ परचेज, ये इंटू का साइन है, इंटू नंबर ऑफ टाइम द कस्टमर बाई ईच ईयर, इंटू एवरेज लेंथ ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप इन ईयर। अभी समझाती हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई एक मैराथनर है, ठीक है, वो हमेशा शूज परचेज करता है कोई भी एक शूज स्टोर से। मान लीजिए नाइकी का शूज हमेशा वो परचेज करता है नाइकी के स्टोर से। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ परचेज कितना है, मान लीजिए 100 रुपीज पर पेयर ऑफ शूज उसने परचेज किया, इंटू कितने पेयर उसने किए, पर ईयर वो 4 पेयर परचेज करता है तो इंटू 4 कर दिए, और लास्ट में क्या है, इंटू 8 एवरेज लेंथ ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप। 8 साल तक उसने ऐसा किया है तो टोटल उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹3200। ठीक है, आई थिंक ये डॉलर में था तो आप डॉलर जो भी करना है कर लीजिए, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये 3200 है। एक्चुअली शूज़ इतना सस्ता नहीं आता है, इतना 100 रुपीज़ का, इसलिए मैं सोची कि पता नहीं क्या चीज़ है ये। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब देख लीजिए कस्टमर रिफरल वैल्यू। कस्टमर रिफरल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं CRV। CRV सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बस एकदम सेटिस्फाई हैं आप उस प्रोडक्ट को ले करके, ज़बरदस्त वो परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, सर्विस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने कोई लैपटॉप परचेज किया और बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहा है, या मोबाइल बहुत ही अच्छा है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, रिफ़र करेंगे अपने दोस्त यार लोगों में, रिफ़र करेंगे। फिर जैसे कि लेक्चर्स होते हैं आप शेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं कस्टमर रिफरल वैल्यू CRV। वैल्यू जनरेटिंग रिफरल आर मेड बाय द सेटिस्फाइड कस्टमर, जैसे कि जो सेटिस्फाई रहता है वही कर पाएगा। एवरी कस्टमर नॉट ओनली हैज देयर ओन CLV बट पोटेंशियली अ कस्टमर रिफरल वैल्यू। ठीक है, द सेटिस्फाइड कस्टमर कैन जनरेट एडिशनल वैल्यू फॉर देयर सप्लायर बाय गिविंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फॉर देयर फ्रेंड टू देयर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स। अपने कलीग, दोस्त, यार, सब में, फैमिली मेंबर्स में ये ज़रूर रिफ़र करेंगे कि अपने मुंह से तारीफ करते नहीं थकेंगे कि हाँ आप इसका प्रोडक्ट लीजिए। इसी को बोलते हैं कस्टमर रिफरल वैल्यू। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब आता है एक नया टर्म, मुझे लगा था हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में ये पूछ ले तो जस्ट एक बार आप इसका फुल फॉर्म ज़रूर देख करके जाएं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। तो मुझे लगा ये पूछा जा सकता है इस बार, तो एक बार सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कुछ नहीं है, एक बार जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इट इज यूज्ड बाय द एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर टू एक्सेस एन इन्वेस्टर रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी। कुछ नहीं है, अगर कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका कितना रिटर्न उसको मिल रहा है, ये चीज़ इसको एनालाइज करती है। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में पैसा लगाई
और उसके बाद उस कंपनी से मुझे कितना प्रॉफिट है, मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, उस चीज़ को मैं कहूँगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और ये बताता है WACC इज यूज्ड बाय द इन्वेस्टर टू डिटरमाइन वेदर अ इन्वेस्टमेंट इज वर्थ वाइल, यानी कि ये बताता है कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी जगह पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में सही है कि नहीं, वर्थ है कि नहीं, लगाना ठीक है कि नहीं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करके जाइएगा। और एक और मुझे नया टर्म लगा, कस्टमर रिलेशनशिप वैल्यू, CRV। तो ये वो भी CRV था, ये भी CRV है। देख लीजिए, इट इज़ द कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक है ये, कस्टमर रिलेशनशिप वैल्यू टू आइडेंटिफाई बाय इंडाइसिस। ठीक है, वही चीज़ बताता है कस्टमर रिलेशनशिप वैल्यू, कितना खरीदारी कर रहे हैं कस्टमर, कितने देर तक टिके हुए हैं, कैसे कैसे चीज़ें परचेज करते हैं, सेटिस्फाई है कि नहीं, कस्टमर डिलाइट है कि नहीं, बस यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। उसके बाद आता है MGM स्कीम। तो ये MGM मुझे ऐसा लगा जब मैंने बुक पढ़ा, तो हो सकता है आप लोगों को फुल फॉर्म पूछ ले। ये भी वही है, एक रिफरल स्कीम है, जैसे कि कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं, फिर आप लोगों को क्या करता है, रिफरल कोड दिया जाता है, और आप जब रिफ़र करते हैं तो आप लोगों को 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। ठीक है, तो ये गेट मेंबर इसका फुल फॉर्म है, ये एक रिफरल स्कीम है। ठीक है, रिफर अ फ्रेंड स्ट्रेटेजी है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड बिजनेस परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्यों ज़रूरी है, क्या होता है ये, ठीक है, प्रॉफिट चेन मॉडल क्या है, बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो ये देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आइए हम देख लेते हैं एक एक करके। वैल्यू इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कई टर्मिनोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड, ये सब आप लोगों के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड बिजनेस परफॉर्मेंस। ये बस यहाँ पर आप लोगों को यही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे होगा और कस्टमर लॉयल्टी कैसे होंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट है ये, इट इम्प्रूव्स द बिजनेस परफॉर्मेंस बाय एनहेंसिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ड्राइविंग अप कस्टमर लॉयल्टी। सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट चेन मॉडल है ये। ठीक है, मतलब यही है कि अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाई होता है अच्छे तरीके से, तो वो रीपरचेज करने के लिए क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, दोबारा वो परचेज करना चाहेगा। कोई भी अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली उस वाले जगह से, उस वाले ऑर्गेनाइजेशन से रीपरचेज जरूर करेंगे। ठीक है, एंड दिस इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द एक्चुअल परचेजिंग बिहेवियर दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस परफॉर्मेंस तभी एनालाइज हो सकता है अच्छे तरीके से कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, वो दोबारा परचेज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, डिससेटिस्फाई हैं या फुल्ली सेटिस्फाई हैं। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये देख लीजिए, ये मॉडल जैसे कि मैंने कहा, सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट चेन मॉडल है ये। सबसे पहले आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट, मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, डिलीवर कस्टमर वैल्यू। तभी कस्टमर का अगर एक्सपेक्टेशन उसके अप टू द लेवल है, फुलफिल हो रहा है, पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ठीक है, अच्छे तरीके से कस्टमर की सारी ख्वाहिशें या फिर बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कस्टमर डिलाइट भी कहा जाता है। उसके बाद आता है, अगर वो सेटिस्फाई है तो लॉयल्टी नाम की एक चीज़ आ जाती है, कस्टमर लॉयल हो जाता है। ठीक है, उसका बिहेवियर लॉयल हो जाता है, उसका एटीट्यूड लॉयल हो जाता है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम परचेज करेंगे तो वफादार हो जाते हैं, आपकी कंपनी से ही खरीदेंगे। ठीक है, फिर आता है इन दोनों को लेकर के कि बिजनेस परफॉर्मेंस। डेफिनेटली सी बात है कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई है, लॉयल है, तो वहां पर आप लोग का बिजनेस परफॉर्मेंस ग्रोथ होगा, रेवेन्यू में होगा, शेयर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे और कस्टमर का टेन्योर भी बढ़ेगा। जो 1 साल का कस्टमर बनने वाला था, वो 10 साल 20 साल कस्टमर टिके रह रहा है। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है फटाफट। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द कस्टमर फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स, प्लेजरेबल फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स एंड
हम लोगों ने जैसे देखा एक्सपेक्टेशन को मीट करना, अगर डिससेटिस्फैक्शन हुआ तो ये अनप्रेजरेबल है, कभी भी आप फिर क्या करेंगे, रिफर नहीं करेंगे। बिल्कुल इस जगह से आप परचेज मत करिए, ऐसा आप अपने फ्रेंड या फिर कलीग्स को या फिर घर अपने आसपास से जुड़े लोगों को कहेंगे, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड बिजनेस ग्रोथ। देन कम्स टू द कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी में बहुत ज़रूरी है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो लॉयल होगा, और इसमें मेनली वो दो तरीके से होता है, एक तो बिहेवियर और एक इसका एटीट्यूड क्या है, ठीक है। बिहेवियर लॉयल्टी इज मेजर्ड बाय रेफरेंस टू द कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर। उसका परचेजिंग बिहेवियर कैसा है, कितना फ्रिक्वेंट परचेज करता है, कितने अमाउंट का परचेज करता है वो, ठीक है, दोबारा कब परचेज करता है, तो कितने टाइम वो साल में परचेज करता है, ये सब होता है बिहेवियर लॉयल्टी। एंड इसके बाद आता है, देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा, मैंने RFL मॉडल यहाँ पर डील करूंगी मैं, और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज यूज RFM मॉडल ऑफ बिहेवियर लॉयल्टी। बिहेवियर लॉयल्टी चेक करने के लिए, ठीक है, कि परचेजिंग बिहेवियर कैसा है कस्टमर का, ये मॉडल अपनाया जाता है। कौन सा मॉडल, ये मॉडल RFM, ठीक है। तो देख लीजिए, द मोस्ट लॉयल आर दोज हु हैव हाई स्कोर ऑन द 3 बिहेवियर वेरिएबल। ये 3 मॉडल है, इस मॉडल के हिसाब से पता चलता है कि कस्टमर का परचेजिंग बिहेवियर कैसा है। फर्स्ट R यहाँ पर स्टैंड कर रहा है रिसेंसी ऑफ परचेज, बताऊंगी क्या है। F है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, एंड M है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ परचेज। अब आपके एग्जाम में एक फुल फॉर्म आया हुआ था कि आप RF का फुल फॉर्म बताएं जरा, तो ये क्या था, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं ये वाला। उसके पहले आप देख लीजिए R क्या है। रिसेंसी ऑफ परचेज का मतलब ये है द टाइम इलेप्स्ड सिंस लास्ट परचेज, ठीक है, टाइम को बताता है ये। F क्या है हमारा RFM मॉडल में, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर मैं जनरल बात करूं, इन जनरल साइकिल पर सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी, वैसे ही होता है नंबर ऑफ परचेज इन अ गिवन टाइम। एक टाइम पीरियड में, मान लीजिए 1 मंथ या 1 ईयर में आप कितने बार परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज। एंड लास्ट M है यहाँ पर मॉनिटरी, तो अगर आपको फुल फॉर्म पूछता है M का, तो आप बोलेंगे मॉनिटरी वैल्यू ऑफ परचेज इन अ गिवन टाइम, ठीक है, उसकी मनी वैल्यू कितनी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है RFM मॉडल। फिर आता है आप लोगों का सेकंड, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया बिहेवियर लॉयल्टी में, परचेजिंग बिहेवियर में। अब आता है एटीट्यूडनल लॉयल्टी। तो एटीट्यूड मतलब यही है, द एटीट्यूडनल लॉयल्टी इज मेजर्ड बाय द रेफरेंस टू कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड सच एज बिलीव, फीलिंग, परचेजिंग इंटेंशन। मतलब फीलिंग कैसा है, बिलीव कैसा है, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है, तो ये एटीट्यूड को शो करता है। तो यही चीज इन्होंने डिस्क्राइब किया था डिक एंड बासु ने, और इन्होंने बताया था एक 2 डायमेंशनल मॉडल ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। किस किस टाइप के कस्टमर लॉयल होते हैं, ठीक है, वो बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के इस एक्सिस में 2 डायमेंशन में ये है रिलेटिव एटीट्यूड कैसा है, और यहाँ पर आता है रिपीटेड परचेज। तो इस तरफ देख लीजिए रिपीटेड परचेज है, और इस तरफ क्या है, रिलेटिव एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका इंटेंशन है बहुत स्ट्रांग किसी प्रोडक्ट को खरीदने का, अगर आप लॉयल हैं रिपीटेड, तो जरूर से आप क्या करेंगे, रिपीटेड परचेज करेंगे। तो अगर आप रिपीटेड परचेज करते हैं और आपका एटीट्यूड भी स्ट्रांग है, इंटेंशन स्ट्रांग है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आप एक लॉयल कस्टमर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपका क्या है, अगर आपका एटीट्यूड, इंटेंशन ही नहीं है खरीदने का, लेकिन आप रिपीटेड परचेज करते हैं, तो स्प्यूरियस लॉयल्टी अभी मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगी। फिर आता है लेटेंट लॉयल्टी एंड नो लॉयल्टी। ना तो रिपीटेड परचेज करते हैं, ना तो एटीट्यूड है इस टाइप का है, नो लॉयल्टी, खाली प्रोडक्ट चेक करके चले जाते हैं, कुछ खरीदारी नहीं करते हैं, कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं नो लॉयल्टी। अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को लेटेंट लॉयल्टी क्या चीज़ है। तो ये सब समझ गए।
देख लीजिए, लॉयल आर दोज हु हैव हाई लेवल ऑफ रिपीट बाइंग एंड अ स्ट्रॉन्ग रिलेटिव एटीट्यूड, जैसा कि मैंने अभी कहा। और इस पे ही कस्टमर जो कंपनी रहती है वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि फ़ायदा और प्रॉफिट इन्हीं कस्टमर से होता है उनको। फिर आता है स्प्यूरियस लॉयल्स हैव हाई लेवल ऑफ रिपीटेड परचेज बट वीक रिलेटिव एटीट्यूड, जैसे कि मैंने अभी कहा। लेटेंट का मतलब क्या है, देख लीजिए यहाँ पर, एग्जिस्ट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग रिलेटिव एटीट्यूड इज नॉट accompanied बाय रिपीटेड बाइंग। बार बार नहीं खरीदते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, एटीट्यूड है, इंटेंशन है, लेकिन कंपनी में इतनी वीकनेस है, प्रोडक्ट इतना बेकार है कि वो खरीदते ही नहीं है, कभी परचेज ही नहीं करते रिपीटेडली। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। दिस माइट बी एविडेंस ऑफ वीकनेस इन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट सर्विस नॉट बीइंग अवेलेबल व्हेन अ कस्टमर वांट। जब कस्टमर को चाहिए, मान लीजिए किसी शॉप में आप जाते हैं, वो बोलता है कल आएगा सामान, परसों आएगा, फिर जब आप परसों जाते हैं तो सामान अवेलेबल नहीं होता है। तो इंटेंशन तो है खरीदने का, लेकिन कंपनी का जो बिहेवियर है, वीकनेसेस है, प्रोडक्ट आता ही नहीं है जब कस्टमर चाहता है। तो इस टाइप के कस्टमर को बोलते हैं लेटेंट लॉयल्टी। एंड नो लॉयल्टी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब आता है बिजनेस परफॉर्मेंस। तो 3 चीज हम लोगों ने देखा था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर लॉयल्टी, और ये जब 2 आ जाते हैं तो आप लोगों को पढ़ना होता है बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, तो देख लीजिए, बिजनेस परफॉर्मेंस, या फिर अगर आप एज अ स्टूडेंट है तो आप लोगों को भी अपना परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम चेक करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, सेल्फ असेसमेंट होता है कि आप कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज दिलाते हैं। तो टेस्ट सीरीज में कहूंगी हमेशा देते रहिए, वही आप लोगों को बता पाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है। तो अगर कंपनी की भी बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, तो वहां पर भी क्या होता है, एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है जो टाइम टू टाइम बिजनेस को बताते रहता है कि बिजनेस कैसी चल रही है। तो इसमें हम 2 इंडिकेटर देखेंगे, ट्रिपल बॉटम लाइन एंड बैलेंस स्कोर कार्ड, और आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है, एक बार देख लीजिए। तो ट्रिपल बॉटम लाइन ये क्या होता है, एक बार देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है, एक मेथड है। ट्रिपल यानी कि 3 चीजों की यहाँ पर बात हो रही है। कौन कौन सी चीज बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट। देखिए, पीपल यानी कि कस्टमर, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कस्टमर जब चीजें बाई करेंगे, परचेज करेंगे, तो उनको, कंपनी को होगा, बिजनेस को होगा प्रॉफिट। और एक प्लैनेट है, यानी कि जो एनवायरमेंट है उसको भी देखना होता है। ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर के लिए मान लीजिए फायदा है, कस्टमर को मान लीजिए बहुत सारे प्लास्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर खुश हो रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कंपनी को फायदा हो रहा है, लेकिन एनवायरमेंट क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, प्लैनेट हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए तीनों चीज पे फोकस करना होता है। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल पी। अगर आपसे पूछता है ट्रिपल पी, ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या है, तो क्या है, पब्लिक, प्रॉफिट एंड प्लैनेट। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। द आइडिया इज दैट बाय इंप्रूविंग इन एनी वन सेक्टर यू विल इंप्रूव द कंपनी ओवरऑल। पूरा कंपनी को ओवरऑल करना है तो पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट को देखना पड़ेगा। और इसे कहते हैं हम 3 P's, TBL पिलर्स, ट्रिपल बॉटम लाइन पिलर। तो अगर TBL का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछता है तो ट्रिपल बॉटम लाइन होगा। 3 P पूछता है तो पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर पीपल को क्या बोल दिया है, सोशल, प्लैनेट को एनवायरमेंट बोल दिया है, और जो पैसा है, प्रॉफिट है, उसको फाइनेंस बोल दिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, और इनको डिस्कवर कौन किया था, जॉन एल्किंगटन 1994 में। तो कई बार ये राइटर का भी नाम पूछता है, ऑथर का नाम पूछता है, इकोनॉमिस्ट का नाम पूछता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है ट्रिपल बॉटम लाइन में, ठीक है। देख लीजिए, ये डायग्राम के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये आप लोगों का हो गया पीपल, ये हो गया प्रॉफिट एंड ये हो गया प्लैनेट, और ये हो गया तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। और किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कस्टमर जरूरी है, प्रॉफिट, पैसा जरूरी है, और खास करके प्लैनेट को देखना जरूरी है। इसीलिए ये टर्म सस्टेनेबल आया हुआ है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब आइए बैलेंस स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो बैलेंस स्कोर कार्ड डिस्कस करने के पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये आप लोगों के एग्जीक्यूटिव 2018 OPPD के लिए आया हुआ क्वेश्चन है।
यहाँ पर क्वेश्चन बोला है और जिन्होंने भी आंसर मार्क किया है वो नहीं मार्क किए हैं क्योंकि आता ही नहीं है, पढ़े नहीं है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ अगर आप लोग से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली से बनेगा। The balanced scorecard, a strategic planning and management system, was developed by two management gurus. One of them is a famous professor, Harvard Business School. Name the professor. ठीक है, तो प्रोफेसर का नाम क्या था? रॉबर्ट कैपलान था, और एक और है उनका नाम अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड में आप लोगों को ऊपर समझाती हूँ। किसी भी चीज को असेसमेंट करना है, मान लीजिए आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो या किसी भी आप लोग एग्जाम में है, सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो अच्छे से तरीके से नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है, एग्जाम भी कैंसिल हो जा रहे हैं, लेकिन उससे आपका एक प्रॉपर असेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया, साल भर आपने कितनी मेहनत की, कितना अच्छा पढ़े। तो किसी भी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक स्कोर कार्ड होता है। लास्ट में आप लोगों को मार्कशीट दी जाती है, स्कोर कार्ड दिया जाता है कि आपने 80% आपने 10th में लाया है, 12th में आपने इतने मार्क्स लाए हैं, आपने ग्रेजुएशन में इतनी मार्क्स लाई है। ठीक है, तो मेरा ग्रेजुएशन का मार्क्स 85% था, आप लोगों का कितना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, तो मेरा स्कोर कार्ड इतना था, और अगर मैं जॉब की बात करूं तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 था, ये एसएससी जे 2018 में। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस स्कोर कार्ड था, और इसे अचीव करने के लिए बहुत सारे चीजें कंपनी को मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा आपका बैलेंस स्कोर कार्ड, पता नहीं कहाँ चला गया था। तो बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, एंड इट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस ऑन योर बिग पिक्चर स्ट्रेटेजी गोल्स। स्ट्रेटेजी गोल है, तो अभी आप लोगों का क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड बनना चाहिए ताकि आप DFCCL एग्जाम को इजिली क्रैक कर लें। एक आप लोगों को बिग पिक्चर गोल होना चाहिए, और वो आप लोग को टेस्ट सीरीज के थ्रू आप जब स्कोर कार्ड देखेंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे, तो वहाँ आपका पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स रैंक बताता है, कितना टाइम आपने कितने क्वेश्चन में इन्वेस्ट किया है, आपको कहाँ पर वीक है, कहाँ पर स्ट्रांग है, सब कुछ आपको एक स्कोर कार्ड के माध्यम से टेस्ट सीरीज में दिया जाता है। तो इसे ही कहते हैं हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड, और ये हर एक कंपनी में लागू होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, आता है इट ऑल्सो हेल्प कंपनी टू चूज द राइट थिंग्स टू मेजर एंड रीच दोज गोल। डेफिनेटली सही बात है। फिर उससे क्या होता है, अगर ऐसा स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो यहाँ पर भी आता है 2 परफॉर्मेंस एरिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। तो पूरे इस चैप्टर में कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी की बात की गई थी, और ये जो है पेपर पब्लिश हुआ था 1992 में, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बाय रॉबर्ट एस कैपलान, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ, और जो सेकंड थे वो डेविड पी नॉर्टन थे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन से बिजनेसमैन जो थे इसको बैलेंस स्कोर कार्ड को डेवलप किए थे, तो रॉबर्ट एस कैपलान एंड डेविड पी नॉर्टन, इन दोनों बिजनेसमैन का आप लोगों को इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखना है। फिर आता है 4 बैलेंस स्कोर कार्ड पर्सपेक्टिव, कि क्या क्या चेक करते हैं मेनली। एक बैलेंस स्कोर कार्ड में एक कंपनी क्या चेक करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब ये है कि उस कंपनी का इनकम कितना हो रहा है, सेल्स कितना हो रहा है, ग्रोथ कितना आ रहा है, और रिटर्न कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं ROI। ठीक है, अगर कंपनी पैसा लगा रही है तो डेफिनेटली बात है प्रॉफिट देखेगी, ग्रोथ रेट देखेगी। तो एक सबसे पहला इंडिकेटर तो ये है। सेकंड, कस्टमर एनालिसिस करेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिटेंशन देखेगी। कस्टमर सेटिस्फाई है तभी तो वो कंपनी में टिके रहेंगे, कंपनी से सामान खरीदेंगे, और उसके बाद उनका ग्रोथ होगा। फिर उसके बाद आता है इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल एनालिसिस, विच लुक्स हाउ बिजनेस प्रोसेस आर लिंक टू स्ट्रेटेजी गोल। कैसे कंपनी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपने गोल तक अचीव करती है, इसको बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। और लास्ट जो आता है 4 पिलर्स में, वो है लर्निंग एंड ग्रोथ एनालिसिस। कस्टमर एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं कि नहीं, एम्प्लॉय टिके हुए हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय अगर अच्छे से टिके रहेंगे, आप उनको अच्छी अच्छी सैलरी देते हैं, अच्छे स्कीम देते हैं, अच्छी छुट्टियां देते हैं, ठीक है, अच्छे सैलरी देते हैं, हैंडसम, तो आप लोगों का ग्रोथ अच्छा होगा, उससे एनालिसिस आप कर पाएंगे, और एम्प्लॉय भी टिके रहेंगे, फिर कस्टमर भी आपके टिके रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 पिलर्स हैं। यहाँ पर देख लीजिए, वही चीज लिखा हुआ है, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल प्रोसेस एंड कस्टमर, ये विजन और स्ट्रेटेजी होते हैं। मेनली बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ये 4 चीज़ों पे ध्यान देना होता है किसी भी एक कंपनी को। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए, ये छोटा कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल कस्टमर, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस मतलब एफिशिएंसी चेक करना, और ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी मतलब नॉलेज एंड इनोवेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा हमारा हो गया बैलेंस स्कोर कार्ड। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।